5 जुगाड़ू बहू की ठंड की तैयारी। देखो तो माँ जी, बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ये ठंड जब भी आती है हमारे गरीबों के झोपड़ों में ठंड की आग बरसा कर जाती है और कुछ ना कुछ बुरा होता है। पिछली बार याद है कैसे हमारी बच्चियां ठंड से तड़प कर दम तोड़ दी थी और बाद में गाय भी। बच्चों को जो दूध मट्ठा मिलता था वो भी बंद हो गया। सही कह रही हो भाग्यवान। अमीरों के घर में तो अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, रजाई गद्दे पर सोकर वो ठंड का लुत्फ उठाते हैं, और हम ठंड से परेशान इधर उधर दुबक कर ठंड को बर्दाश्त करते हैं। माँ जी दीदी, हम कुछ कर नहीं सकते क्या ठंड से बचाने के लिए? हाँ, अगर हम ठंड आने से पहले ही बचाव के उपाय कर लेंगे तो हमें परेशानियों को झेलने में मदद मिलेगी। हर चीज के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? देख रही हो इस झोपड़ी को? जब से मैं ससुराल आई हूँ दोनों जेठानी और मैं हर साल इसे घास फूस से मरम्मत करके चला रहे हैं। तेज आंधी तूफान और बारिश में तो लंका लग जाती है। अब ठंड ही बची है कहर ढाने को। इसी तरह सभी अपने मन की पीड़ा जाहिर करके ठंड से बचाने का उपाय खोज रहे थे कि तभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बहुएं अपने पतियों से कुछ पैसे भेजने को कह दे। इतने दिन हो गए शहर गए, कुछ पैसे तो भेज ही सकते हैं जिससे हम रजाई गद्दा और कुछ गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर ले और ठंडी में थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक कह रही हो दीदी। जिसके बाद सारी बहुएं अपने पतियों से इस बारे में बात करने का निश्चय करती हैं। इससे पहले कि वो फोन करती, रवि खुद सुहानी के नंबर पर कॉल करता है। मम्मी मम्मी, पापा को फोन आया है, देखो पापा फोन किए। हेलो पापा, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ और सोनू भैया भी अच्छा है। आप कब आ रहे हो पापा? जल्दी आऊंगा बेटा, मम्मी को फोन दो। मम्मी पापा का फोन आया, ये लो बात करो। अच्छा हुआ जी आपने फोन कर दिया, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। वो क्या है ना, ठंडी आ रही है, मैं सोच रही थी कि कुछ पैसे मिल जाते तो घर वालों के लिए गर्म कपड़े और रजाई का इंतजाम हो जाता, वरना हर साल की तरह इस साल भी हमें ठंड के कहर से जूझना पड़ जाएगा। सुहानी की बात सुनकर रवि गुस्से से फोन काट देता है। हेलो हेलो, ये इनको क्या हो गया? मेरी बात सुनते ही फोन काट दिए। अब फोन भी नहीं उठा रहे। मैं फोन करती हूँ। फिर रीमा अपने पति भावेश को कॉल करती है। अजी भैया को क्या हुआ? दीदी से बात करते करते अचानक फोन काट दिए। तुम औरतों को कुछ समझ भी आता है? हाँ, 2 महीने से हम जब से गांव से आए हैं काम नहीं मिला, फुटपाथ पर बैठकर गुजारा कर रहे हैं। अब काम मिला तो रोहित का पैर टूट गया और उसकी दवाई में भी काफी खर्चा है। यही बताने के लिए भैया ने फोन किया था, लेकिन आप लोगों को तो अपनी ही परेशानी दिखती है। इतना कहकर भावेश भी फोन रख देता है। रोहित देवर जी का पैर टूट गया है और डॉक्टर ने उन्हें महीनों तक अस्पताल में ही रहने के लिए कहा है। रोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनकर घर में सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं पैसों की कमी होने के कारण कोई शहर जाकर रोहित का हाल खबर भी नहीं ले पाता। वहां चारों भाई मिलकर रोहित की देखभाल करते हैं। वहीं यहाँ गांव में चारों बहुएं अलग से परेशान होती हैं। घर में इतनी बड़ी परेशानी आ गई और हम कुछ नहीं कर सकते। अब दिक्कत ये है कि हमें कुछ तो करना होगा दीदी, वरना ठंडी आने के बाद परेशानियों का भंडार आने वाला है। हाँ जेठानी जी, छोटी जेठानी जी सही कह रही हैं। जिसके बाद पांचों बहुएं एक गहरी चिंता में डूब जाती हैं, क्योंकि जब तक परेशानी आए ना तब तक सल्यूशन समझ ही नहीं आता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और ठंड की शुरुआत हो जाती है। देर रात सासू माँ ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उन्हें ओढ़ने के लिए एक फटी हुई शॉल के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। देखो ठंडी आते ही हालत बुरी होने लगी। माँ जी को कुछ उड़ाया नहीं तो ठंड से बीमार हो जाएंगे और बुढ़ापे के शरीर में कितनी ही परेशानियां झेल पाएंगी। एक काम करते हैं, हम अपनी सारी पेटीकोट सबको बहरा करके माँ जी के ऊपर उड़ा देते हैं। ढेर सारे कपड़े रहेंगे तो कुछ तो राहत मिलेगी। जिसके बाद सारी बहुएं अगले दिन पहने वाली साड़ियों को ही दोबारा करके सास को उड़ाती हैं। तब जाकर संगीता जी को थोड़ी सी राहत आती है। माँ जी, वो रामू काका है ना, उसके खेतों में मजदूर की जरूरत है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं और सुहानी दीदी उनके खेतों में काम करने के लिए चली जाएं। 4 पैसे आ जाएंगे तो कम से कम घर के खाना खाने का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर नहीं जाओगी तो कोई भरोसा नहीं आने वाले दिनों में खाना मिले या नहीं। क्योंकि 5 बेटे होने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। अब तुम ही करो जो करो बहुओं। सास ससुर का आशीर्वाद लेकर दोनों बहुएं रामू काका के खेतों में काम करने चली जाती हैं। वहां दोनों रामू काका के खेतों में धान की कटाई करती हैं और बोझ बनवाकर धान को सुखाकर उनको पिटवाती हैं, और अंत में जो भूसा निकलता है वो वहीं पड़ा रह जाता है। देवरानी जी, ये भूसा देख रही हूँ,
मुझे तो लग रहा है ये रामू काका के किसी काम का नहीं है। अगर इनके काम का ना हो तो हम इसे अपने घर ले चलें क्या? भूसा गर्म होता है, हम इस भूसे से ठंड से बचाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ कर सकते हैं। वो कैसे दीदी? मैं बताती हूँ। जिसके बाद सुहानी रीमा के कान में कुछ फुसफुसाती है और रीमा खुशी से रामू काका के पास बात करने चली जाती है। हाँ बहू, सुहानी और रीमा, ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी। काका एक बात कहूँ, अगर सही लगे तो? हाँ हाँ जरूर कहो बेटा। ये जो आपके खेतों में भूसा पड़ा हुआ है, अगर आपके किसी काम का नहीं है तो क्या मैं इसे लेकर जाऊं? हाँ हाँ जरूर। अरे मैं घर में अपनी बूढ़ी के साथ अकेला हूँ ना, गोरो है ना, कुछ तो क्या करूँगा, इस भूसे को ले जाओ। रामू काका की बात सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और सारा का सारा भूसा लेकर घर आ जाती हैं। ढेर सारा भूसा देखकर घर में सभी हैरान हो जाते हैं। मम्मा आप भूसे का क्या करोगी? हाँ बहू, इतना सारा भूसा क्यों लाई है तूने? माँ जी, रामू काका के खेतों में इन भूसे का कोई काम नहीं था। हमने सोचा ठंड आ रही है, भूसा गर्म होता है, तो क्यों ना हम इस भूसे और मिट्टी से अपने झोपड़ों को ढक दे। इससे झोपड़ा गर्म रहेगा और हमें ठंड भी कम लगेगी। हमारी बहुएं आई नए जमाने में है, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी होती है कि बहुओं को हर सिचुएशन में ढलना आता है। जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर तालाब की मिट्टी लेकर आती हैं और उसमें भूसा मिलाकर अपने झोपड़े पर लगाती हैं और ऊपर से घास चिपका देती हैं ताकि झोपड़ा मजबूत रहे और बाहर से आने वाली ठंडी हवा अंदर न जा सके। बहुएं पूरे झोपड़े को ऐसे ही ढक देती हैं और झोपड़े की छत पर भी पहले मिट्टी और भूसा लगाकर झोपड़े का ऊपरी सिरा मजबूत करती हैं और ऊपर से घास डाल देती हैं, जिससे पूरा झोपड़ा मजबूत और गर्म हो जाता है। शाम में आज तो थकान लग गई, लेकिन हमने ठंडी से बचाने के लिए अपने घर का काम पूरा कर दिया। अरे वाह जेठानी जी, आपका जुगाड़ तो काम कर गया। देखो हमारे झोपड़े के अंदर कितनी गर्माहट हो गई। अब तो पूरी ठंडी बाहर से आने वाली हवा से थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। चलो अब जल्दी से खाना बनाते हैं, आज सारा दिन घर की मरम्मत में ही चला गया। अभी तो बहुत काम है, सभी भूखे हैं। आज तो पानी भी नहीं भरा घर में, मैं पानी भर कर लाती हूँ। फिर काजल रीमा के साथ नदी के पास पानी भरने जाती है। ठंडी के कारण नदी का पानी बहुत ठंडा होता है और पानी भरने में उन्हें काफी ठंड लग रही होती है। पानी लाते लाते दोनों बहुओं के हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते हैं। ये तुम दोनों इतनी कांप क्यों रही हो? इस ठंडे ठंडे पानी से अभी आप काम करोगी तब पता चलेगा। सुहानी जैसे ही पानी को छूती है वो बर्फ के जैसा ठंडा होता है। ठंड की शुरुआत में ही इतना ठंडा पानी, बाप रे! दिसंबर की ठंडी में तो हमारा बर्फ बनने वाला है। मैं क्या सोच रही हूँ जेठानी जी और देवरानी जी, हम ठंडी आने से पहले ही क्यों ना कुछ जुगाड़ कर ले। ठंड में पानी इतना बर्फीला होता है कि हमारी हालत खराब हो जाती है। ठंडे पानी से बच्चों को नहला नहीं सकते और नहाएंगे नहीं तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। और तो और माँ बाबूजी की भी तबीयत खराब हो जाती है ठंडा पानी पीकर और उससे नहाकर। पानी गर्म करने में लकड़ियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है और खाना बनाने में भी दिक्कत आती है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने पड़ोसन के यहाँ ना पानी गर्म करने वाली मशीन देखी थी। हमारे पास पैसे नहीं है कि उसे खरीद ले, लेकिन मैंने उसके मोबाइल में देखा था कि वो बनती कैसे है। हम जुगाड़ से पानी गर्म करने की मशीन बना सकते, उससे हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लकड़ियां भी ज्यादा खर्च नहीं होंगी और ठंडी में पानी भी आराम से गर्म हो जाएगा। ठीक है, हम फिर पानी गर्म करने के लिए बढ़िया सा गीजर तैयार करेंगे, लेकिन वो बनेगा कैसे? हमारे घर में बहुत सारा मटका रखा हुआ है जो ठंड में किसी काम का नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि उसकी 2 परत बनाकर नीचे कोयला रखे और ऊपर पानी। नीचे से कोयला डालते रहेंगे और ऊपर पानी उबलता रहेगा। उसमें गर्म होने वाला पानी हम आसानी से ले लेंगे। आजकल बाजार में ऐसे मटका गीजर आसानी से मिल भी जाते हैं, लेकिन बहुत महंगे होते हैं। दीदी आपका प्लान तो बहुत ही जबरदस्त है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कितना गजब का सामान हम घर पर बना सकते हैं। और कोयला तो हमें आसानी से मिल जाता है। खाना बनाने के बाद चूल्हे में ढेर सारे कोयले बच जाते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। हम उसी को गीजर में डालकर इस्तेमाल कर लेंगे। जिसके बाद काजल भीतर से मटका लेकर आती है और 2 मटकों को एक साथ जोड़ देती है, जिसमें नीचे कोयला डाला जाएगा और ऊपर पानी भरा जाता है। कोयले की गर्माहट से धीरे धीरे पानी गर्म होता है। बहुओं का बिना बिजली वाला गीजर बस थोड़े से जुगाड़ से तैयार हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमने इतना बढ़िया जुगाड़ लगाकर घर पर ही गीजर तैयार किया है। अम्मा जी, अब आपको ठंड से घबराने की जरूरत नहीं है। देख रही हो कितनी बढ़िया जुगाड़ लगाया है हमने। हाँ बहू, देख रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है ये तो। चल अब जल्दी से गर्मा गर्म पानी दे दे।
फिर रीमा गीजर का पानी निकाल कर ही सास को देती है। ये गीजर में नहाने के लिए नहीं बल्कि पीने का पानी भी गर्म कर सकते हैं। हमने इको फ्रेंडली तरीके से इसे बनाया है। इस पानी में तो मिट्टी की बड़ी अच्छी खुशबू है। मटके और गीजर का पानी साथ में मिल रहा है इसमें। अब घर में सभी नहाने के लिए मजे से घरेलू बहुओं द्वारा बनाए गए जुगाड़ू गीजर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी लकड़ियों की भी बचत होती है, साथ में बिजली का भी खर्चा नहीं आता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। अब तक तो हमारे गरम झोपड़ी ने हमें बचा लिया, लेकिन लगता है अब ठंड अपना प्रचंड रूप लेने वाली है। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है। अगर बहू ने घर मजबूत नहीं किया होता तो क्या पता अब तक घर भी हवा में उड़ गया होता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब घर में सभी को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, बच्चे ठंड से कांपने लगते हैं। मम्मी को चढ़ा दो, बहुत ठंड लग रही है। मम्मी, बाहर की ठंडी हवा से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। पूरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। सच में बहू बहुत ठंडी है। एक हम गरीब जो ठंड में इतना सतर्क होने के बाद भी ठंड से जूझ रहे हैं, और देखो उन अमीरों को कैसे ठंड में बढ़िया सा रजाई ओढ़कर हीटर की गर्माहट में सो रहे हैं। संगीता जी ठंडी से कांपते हुए पड़ोसन की खिड़की की ओर देखकर बोल रही होती हैं। तभी सुहानी की नजर भी पड़ोसन के घर में जाती है, जहां ब्रांडेड हीटर रखा होता है, और उस हीटर की गर्मी से सभी रजाई ओढ़कर मजे से सो रहे थे। काश हमारे घर में भी हीटर होता तो परेशानियां शायद कम होती। हम आग जला देते हैं, थोड़ी तो राहत होगी। पम्मी आग जलाने जा रही होती है कि तभी संगीता जी उसे रोक देती हैं। बहू तो पागल हो गई है क्या? हमारी झोपड़ी घास की है। अगर यहाँ आग जलाया तो झोपड़ी के साथ हम भी जलकर राख हो जाएंगे। क्या जेठानी जी, इतना भी दिमाग काम नहीं करता? कोई ना माँ जी, हम बाहर आग जला देते हैं, आग की गर्माहट से थोड़ी राहत मिलेगी। अरे बाहर इतनी तेज हवा चल रही है और ओस पड़ रही है। इतनी ठंडी में बहू हम आगे तपने जाएंगे और हाथ पैर और ठंडे हो जाएंगे। बाहर की हवा में आग की गर्माहट से ज्यादा हमें ठंड लग सकती है। देवरानी जी, बाऊजी सही कह रहे हैं। अभी इतनी ठंड में बाहर और घर के अंदर आग जलाने का आइडिया बिल्कुल सही नहीं है। तो इतनी ठंड में हम करे भी तो क्या करें? ना रजाई गद्दा है ना कुछ, गर्माहट कहाँ से मिलेगी? पापा जी आप चिंता ना करिए, मैं अभी आती हूँ। रात के खाने के बाद अभी भी चूल्हे में थोड़ी सी आग और ढेर सारे कोयले थे। बहू भीतर से मटका लेकर आती है और उसमें बड़ा सा होल करके उसे 2 मुहा मटका बनाती है, जिसके बाद सुहानी मटके के अंदर ढेर सारा कोयला भरकर उसे जलाती है और एक बढ़िया सा मटका हीटर तैयार करती है। मटका हीटर से निकलने वाली गर्माहट से थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी गर्म हो जाती है। वाह जेठानी जी, ये हीटर तो बड़ा ही कमाल का है। वाकई इससे कुछ ही देर में पूरा घर गर्म हो गया और अब बस हल्की ठंडी की अनुभूति हो रही है। हाँ, अब हम आराम से सो सकते हैं। जिसके बाद सभी मटका हीटर की गर्माहट में आराम से चैन की नींद लेते हैं। वहीं अगले दिन बच्चे जुगाड़ू गीजर से गर्मा गर्म पानी में नहाकर स्कूल के लिए निकलते वक्त, मम्मी हमारी टिफिन कहाँ है? बेटा आज टिफिन नहीं बन पाई। हमारा चूल्हा बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया था ना, तो उसमें दरार आ गई और वो टूट गया। हमारे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया और क्या 5-6 घंटे और भूखे रहेंगे। वो पड़ोसन पूजा जब भी उसे जरूरत होती है तो वो हमारे पास आती है, इतना खाना फेंकती है। वो अगर 2 बासी रोटी भी मिल जाएंगी तो बच्चों के टिफिन के लिए हो जाएंगी। मैं जाकर उससे पूछती हूँ। जिसके बाद काजल पड़ोसन के घर जाती है, जहाँ पूजा ठंडी की वजह से पत्थर के रेडीमेड चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अरे काजल, तुम यहाँ कैसे? एक मदद चाहिए थी आपसे। अगर 2 रोटी मिल जाती तो बड़ी गनीमत थी। चूल्हा टूट गया और बच्चों को टिफिन में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे क्या बात हुई, ठंडी में चूल्हा टूटना तो आम बात है। तड़क के टूट गया होगा। बुरा लगा जानकर। अब तो मिट्टी का चूल्हा सूखने में भी टाइम लगेगा। ये देखो, कल ही मैंने अम्मा जान से पत्थर का चूल्हा मंगाया है। 1000 रुपए का है, मजबूत है, टूटेगा भी नहीं। काश हमारे पास पैसे होते तो हम भी ऐसा ही चूल्हा मंगाते फिर। अच्छा मजाक है, कोई ना, रात की रोटियां बची मैं लेकर आती हूँ, अंगीठी पर गर्म करके दे देना बच्चों को। पूजा पेपर में लपेट कर लगभग 5 रोटी लेकर आती है। अगर आप अपनी अंगीठी पर गर्म कर देती तो अच्छा होता। हमारे यहाँ अंगीठी नहीं है ना। काजल की बात सुनकर पूजा सिर पर हाथ धर लेती है और अपनी अंगीठी पर 10 पन्ने से जल्दी जल्दी 5 रोटियां गर्म करके काजल को देती है। शुक्रिया पूजा दीदी। काजल रोटी लेकर घर आ जाती है और बच्चों को टिफिन में अचार रोटी देती है। वहीं घर पर पूजा, ये गरीब कभी कभी मेरे काम में आ जाते हैं, वरना मैं कतई इनकी मदद ना करूं। घर पर अच्छा हुआ पूजा ने मदद कर दी।
70 बातें सुनाकर मदद की है उसने। वैसे दीदी, पूजा के यहाँ मैंने पत्थर का चूल्हा देखा, उसने ऑनलाइन मंगाया था। हम मंगा तो नहीं सकते लेकिन बना सकते हैं, क्यों ना हम पत्थर का चूल्हा बनाएं, वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। लेकिन पत्थर का चूल्हा कैसे बनेगा? मुझे याद है वो कैसा दिखता था। जिसके बाद काजल बाहर से कुछ ईंट और ढेर सारे पत्थर ले आती हैं और उन्हें चूल्हे का आकार देकर ऊपर से भूसे और मिट्टी का लेप लगाती हैं। जिसके बाद फिर से वो चीनी मिट्टी का लेप लगाकर चूल्हे को चिकना करती हैं और कुछ देर के लिए चूल्हे को जुगाड़ू हीटर के सामने रख देती हैं, जिससे जुगाड़ू बहुओं को जुगाड़ू चूल्हा कुछ ही देर में सूखकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। हाँ, अब तो हमें किसी से ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे, घर में इतना बढ़िया चूल्हा बनकर तैयार हो गया। जिसके बाद बहुएं अपने जुगाड़ू चूल्हे पर सभी को खाना बनाकर खिलाती हैं और जब खाना परोसने जा रही होती हैं, जैसी रोशनी हाथ से थाली उठाती है, ठंड से बर्तन उसके हाथ में चिपक जाता है और उसे बहुत तेज से झटका लगता है। ये क्या था? ज्यादा ठंड में अक्सर स्टील, लोहे जैसे बर्तन में हाथ चिपक जाते हैं और करंट लगता है। मुझे लगता है कि हमें ठंडी में मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना चाहिए और पत्तल में खाना चाहिए, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी। जिसके बाद बहुएं ठंडी के बचाव और खुद को नुकसान न पहुंचने के लिए मिट्टी के बर्तन और पत्तों से पत्तल बनाते हैं खाने के समय। वाह बहू, ऐसे पत्तल में खाना खाए जमाना हो गया। स्टील की थाली में खाना खाने में भी ठंड लग रही थी, ये पत्तल में खाना खाने का स्वाद ही अलग है। और गर्मा गर्म खाना खाकर तो आधी ठंडी यूं ही भाग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जुगाड़ू बहुओं के जुगाड़ से ठंडी ठीक ठाक बीत रही थी, लेकिन ठंडी का असली कहर अभी बाकी था। नवंबर का महीना बीतते और दिसंबर की शुरुआत में ही इतनी कड़कड़ की ठंड पड़ने लगती है कि घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाहर सभी मजे से रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। अगर हमारे पास भी रजाई होती तो इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। हमने ठंडी से बचाने के लिए कितने सारे जुगाड़ बनाए, लेकिन ठंडी के कपड़े और मेन जुगाड़ तो किया ही नहीं, क्योंकि प्रचंड ठंडी अभी आनी बाकी थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम ठंडी से बच सकते हैं। जिसके बाद काजल अपनी देवरानी और जिठानी के कान में कुछ फुसफुसाती है और काजल का आइडिया सुनकर सभी को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद बहुएं घर के अंदर से पुराने खराब और बेकार कपड़ों को हाथ से जोड़कर एक मजबूत और बड़ी सी रजाई की खोल तैयार करती हैं, जिसमें वो ढेर सारा भूसा भरकर एक बढ़िया सी रजाई तैयार करती हैं। भूसे की रजाई गर्म होती है, इससे ठंड से बचने में मदद मिलेगी। लेकिन दीदी, भूसे की रजाई में थोड़ी सी रुई होनी चाहिए थी, वरना बहुत चुभन होगी इसे ओढ़ने में। अरे मैं बताना भूल गई, वो पड़ोस वाली कांति काकी है ना, उन्होंने रुई की खेती की है। कह रही थी कि कल आकर रुई निकलवा देना पौधों से, थोड़ा बहुत हमें दे भी देंगी। बुद्धू, पहले बताना था ना। अगले दिन पांचों बहुएं पड़ोसन के खेत में उसकी मदद करवाने जाती हैं और कांति के खेतों का काम खत्म होते ही, देखो बहुओं, मैं गरीब हूँ, तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कपास ले जाओ, शायद इससे तुम्हारी मदद हो जाए। कोई बात नहीं काकी, इतना बहुत है। इतनी मेहनत करने के बाद बस थोड़ा सा कपास, ये नहीं कि 100-200 रुपए ही दे देती। देवरानियों, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी और कांति काकी की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं है, हमें जो मिलता है वो भी कम नहीं है। चलो अब जल्दी से इस कपास को हम अपने भूसे वाली रजाई में डालकर आगे पीछे कपास की परत लगा देते हैं, ताकि रजाई गड़े भी ना और गर्म रहे। जिसके बाद पांचों बहुएं ऐसा ही करती हैं। पांचों एक बड़ी सी रजाई बनाती हैं, जिसमें वो और उनके बच्चे आराम से ओढ़कर सो सकें, और साथ में 2 लोगों के लिए एक छोटी रजाई तैयार करती हैं। माँ जी, ये लीजिए, ये रजाई आपके और बाबूजी के लिए है। अब आशा है कि इसे ओढ़ने से आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। रात में सभी भूसे और कपास से बनी हुई रजाई को ओढ़कर सोते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म थी, जिससे किसी को भी ठंड नहीं लगती है। लेकिन रोजाना नीचे जमीन पर सोने के कारण अब सास के कमर में दर्द की समस्या होने लगी थी। एक दिन, बहू, बहुत तेज दर्द हो रहा है कमर में, है ये ठंडी के कारण, जमीन को ज्यादा ही ठंडी है। अब तो जमीन पर सोकर हालत खराब हो गई, कमर में सिर पकड़ लेती है। काश हमारे घर में एक बेड होता तो कभी आपको ऐसे परेशान ना होना पड़ता। दीदी, हम भूसे का भी तो बेड बना सकते हैं ना, भूसा और पैरा से वो गर्म भी होगा। अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं। जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर भूसा और घास से एक मुलायम और बढ़िया सा बेड तैयार करती हैं, जिसके ऊपर बोरी में पैरा भराकर गद्दा बनाकर डालती हैं। माँ जी देखो तो, आपका बेड तैयार हो गया। ये भूसे और घास से बना हुआ है। गद्दे के लिए हमने बोरी में पैरा भरा है, आप सोकर देखो कैसा है ये। संगीता जी जैसे ही अपने बेड पर सोती हैं, उन्हें गहरी नींद आ जाती है। लगता है ये जरूरत से ज्यादा अच्छा बन गया है। माँ जी तो तुरंत ही सो गईं।
जिसके बाद बहुएं सास को रजाई उड़ाकर वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और बढ़ती ठंड के कारण जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें बहुत ठंड लगती है। एक दिन, माँ बाहर बहुत ठंडी लगती है, एक स्वेटर दिला दो ना। आपके जुगाड़ ठंड से बचाने वाले सामान के कारण हम घर में तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बाहर जाते ही हमारी हालत खराब हो जाती है। देखो कितनी बुरी सर्दी हो गई है माँ, एक स्वेटर दिला दो ना। हमारे स्कूल में सब स्वेटर पहन कर आते हैं, हम ही ऐसे जाते हैं, टीचर भी डांट लगाती है। बच्चों की ठंड से हालत खराब देखकर सारी बहुएं परेशान हो जाती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। बच्चों को स्वेटर दिलाना है, घर का राशन भी खत्म है, वहाँ शहर में पतियों की अलग परेशानी है, पैसे आ नहीं रहे। दीदी राशन ज्यादा जरूरी है, चलो पहले राशन लाते हैं, फिर बच्चों के कपड़ों का जुगाड़ करेंगे यहाँ वहाँ काम करके। दोनों बहुएं कोटे से राशन लाने जाती हैं। तभी लंबी लाइन में लगकर वो दाल चावल गेहूं सब लेती हैं। बहुएं राशन ले ही रही होती हैं कि तभी उन्हें दुकान के कोने में ढेर सारी फटी और जूट की खराब बोरियां नजर आती हैं। राशन वाले भैया, वो बोरियां आपके काम की हैं? अगर खराब की होती तो ऐसे पड़ी नहीं होती, फटी पुरानी है, कोई काम की नहीं है, ले जाना हो तो ले जाओ। राशन वाले की बात सुनकर बहुएं खुश हो जाती हैं और राशन के साथ घर में सारी बोरियां भी ले आती हैं। इतनी सारी बोरियां देखकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। अरे इसका क्या बनेगा बहू? जूट की बोरियां ठंड से बचाने के लिए बेहतरीन है और मुझे बोरी से गर्म कपड़े सिलना अच्छे से आता है। मैं सोच रही हूँ कि इन जूट की बोरियों के जूट से बच्चों और आप सभी के लिए अच्छे से गर्म कपड़े बुन दूं। इसके बाद सुहानी बोरियों के जूट निकाल कर उनसे सभी के लिए मोटे और गर्म कपड़े बुनती हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे। दीदी ये लो ऊन, बीते साल आपने वो जगमती काकी के लिए स्वेटर बुना था ना, तो वही ऊन बचे हुए थे, मैंने चुपके से रख दिए थे। इससे बच्चों के दस्ताने बन जाएंगे, थोड़े बहुत बन जाएंगे। सुहानी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। जूट के कपड़े बुनने के बाद सुहानी ऊन के दस्ताने तैयार करती है, जो पहनने के बाद बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। इसमें तो और दस्ताने बचे भी हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इन 4-5 दस्तानों को पहनने से अच्छा हम बाजार में बेच आते हैं। ऊनी कपड़े अभी बहुत महंगे बिक रहे हैं, इनसे जो पैसे आएंगे हम उससे और दस्ताने बनाकर बेचेंगे। दीदी फिर तो हम ये जूट के भी कपड़े बनाकर बेच सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, और ठंड में गर्म कपड़ों की कीमत 4 गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद बहुएं बचे हुए 4-5 दस्तानों को बाजार में बेच आती हैं, जिससे उन्हें 500 रुपए मिल जाते हैं और उन पैसों से वो ऊन खरीद कर दस्ताने बनाती हैं। साथ में जूट की बोरियों का जूट निकाल कर उससे गर्म कपड़े भी सिलती हैं। बहुएं के बनाए हुए दस्ताने और कपड़े बाजार में और आसपास के लोगों को काफी ट्रेंडी और अच्छे लगते हैं। अरे ओ बहन, मैंने कई लोगों को तुम्हारे बनाए हुए दस्ताने और कपड़े पहने हुए देखा है। मुझे भी चाहिए था। बाजार से ब्रांडेड कोटी लाई थी, लेकिन उसमें भी ठंड लग रही है। मेरा बेटा इनके हाथ से बनाए ठंडी के कपड़े ले गया था, उसमें बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, इसलिए मैं अपनी बुढ़ी के लिए कपड़े लेने आया हूँ। जिसके बाद सुहानी सभी को उनके साइज और प्रेफरेंस के अनुसार गर्म कपड़े बनाकर देने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और पांचों बहुएं गर्म कपड़े बनाकर बेचकर ठीक ठाक पैसे कमा लेती हैं। वहीं उनके गांव में आसपास में काफी गरीब थे, जिन्हें ठंडी में बड़ी परेशानी होती थी। मैं सोच रही हूँ जिसके पास हीटर नहीं है, हम क्यों ना कम पैसों में लोगों को हीटर बनाकर बेचें। जिसके बाद बहुएं अपने जुगाड़ से मटका हीटर बनाकर गरीबों को कम पैसों में बेचती हैं और साथ में गर्म कपड़े भी बेचती हैं। गरीबों की दुआओं के साथ उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। कुछ समय बाद उनके पति शहर से आते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। पांचों बेटे घर का हाल देखते हैं और वो हैरान रह जाते हैं। बहुओं ने मटके से गीजर हीटर बनाया था। घास और मिट्टी से ठंड से बचने के लिए झोपड़ा एकदम मजबूत कर दिया था। वहीं ठंडी में गलियों में पड़ी हुई खाली रेड बुल की कैन से उन्होंने ठंडी में रोटी बनाने के लिए अंगीठी बनाई थी और जुगाड़ू बेड, रजाई, पत्थर का जुगाड़ू चूल्हा और बाकी सारी चीजें देखकर बेटे बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अरे ये क्या, आप लोगों ने ठंड के कपड़े नहीं पहने? देखो ठंडी से कैसे कांप रहे हो। रुको मैं अभी आई। सुहानी भीतर जाती है और सभी के लिए हाथ से बनाए हुए जुगाड़ू गर्म कपड़े ले आती है। भाभी ये क्या है, आपने हाथ से बनाया है क्या? हाँ, इससे आप लोगों को ठंड नहीं लगेगी। पहले आप गीजर के पानी से नहा लो, फिर ये कपड़े पहन लो। सभी नहाकर बहू के बनाए हुए गर्म कपड़े और दस्ताने पहन लेते हैं, जिससे उनकी ठंडी पूरी तरह भाग जाती है और वो भी ठंडी में जुगाड़ू सामान का आनंद लेने लगते हैं। हमारे यहाँ ना होते हुए भी आप लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। हमें माफ कर देना, मुश्किल समय में हम साथ नहीं थे। अब हमने शहर में हर चीज का जुगाड़ कर लिया है, चाहे तो वहाँ भी चलकर रह सकते हैं।
जिसके बाद कुछ दिन बहुएं गांव में ही जुगाड़ू सामान बनाकर बेचती हैं और फिर अपने पति और परिवार के साथ शहर चली जाती हैं।